हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर 15 के थर्ड क्लास में हम लोग, और सेकंड क्लास में हम लोगों ने आइडिया थोड़ा बहुत लिया था किसका, लेवल कर्व्स का। और आज सीखेंगे लेवल कर्व्स पे थोड़ा और ज़्यादा। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे लास्ट क्लास में क्वेश्चन, ये दोनों हो सकता है कि आपने कर लिया होगा या ना भी हुआ हो। तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो लेवल कर्व का आइडिया काफ़ी काफ़ी लग जाएगा। लेवल कर्व क्या होता है? तो लेवल कर्व जो है 3D कर्व हम लोग हर फंक्शन का नहीं बना सकते। 3D कर्व वो आर्किटेक्चर वाले जो होते हैं ना, जो आर्ट वगैरह सीखते हैं, वो एक शीट, पेपर शीट पे ही वो आपको 3D का पूरा बना करके दे देंगे। आपने देखा है कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन, कोई महल का डिज़ाइन, कोई पहाड़ का डिज़ाइन, आर्टिस्ट बना सकते हैं 3D। अब हम लोग ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आर्टिस्ट तो है नहीं। तो हम लोगों के हेल्प के लिए इवन मैथ्स ऑनर्स के बच्चों को भी लेवल कर्व का हेल्प दिया जाता है, ताकि वो 3D के कर्व को आसानी से समझ सके। लेवल कर्व है क्या, याद दिला दें। तो हर लेवल पे आप कट करो एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और जो भी आपको मिल रहा है ज्योमेट्रिकल फिगर, उसको आपको हर लेवल पे बना देना है, और इमेजिनेशन में भी इमेजिन करना है। लाइक अ कैरेट, फिर से याद दिला दे थोड़ा सा। कैरेट का मैंने बताया था कि अगर कैरेट आपका ऐसा है, ठीक है, इस कैरेट को अगर हर जगह पे कट करोगे तो ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे बस एक पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ोगे तो छोटा सा सर्कल, ऊपर बढ़ोगे तो इतना बड़ा सर्कल। सर्कल का रेडियस बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हो? जैसे जैसे हाइट बढ़ता जा रहा है, सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जेड इज इक्वल टू 10 पे जाके खत्म हो जा रहा है, यानी ये 10 सेंटीमीटर का क्या है, एक गाजर है। और नीचे से पॉइंट से लेकर के, पॉइंट है उसके ऊपर एक सर्कल, उसके ऊपर बड़ा सर्कल है, उसके ऊपर बड़ा सर्कल, तो आप समझ जाओगे कि एक कोनिकल शेप में होगा इसका 3D का फिगर। ये इमेजिनेशन में आपको जा करके उसका इमेजिन करना है। वी डोंट हैव टू ड्रॉ दिस 3D कर्व, बट उसका 2D हमें आना चाहिए लेवल कर्व। यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसका लेवल कर्व बनेगा तो कैसे बनेगा? तो एक पॉइंट बना दोगे z इज इक्वल टू 0 पे, और ये दिखला दोगे x एक्सिस एंड y एक्सिस। फिर z इज इक्वल टू 1 पे छोटा सा सर्कल, जितना भी रेडियस होगा। z इज इक्वल टू 2 पे, z इज इक्वल टू 3 पे, लास्ट जाकर के खत्म करोगे z इज इक्वल टू 10 पे। तो अपने आप पता लग जाएगा कि एक पॉइंट से, और जब आप z देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो z इंक्रीज हो रहा है, यानी जब हाइट बढ़ेगी तो उस फिगर में हमें एक सर्कल मिल रहा है, एक डिस्क मिल रहा है, और उसका रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। यानी वो गाजर इस टाइप का होगा जिसका पॉइंटेड एंड नीचे होगा, पॉइंटेड एंड नीचे होगा। अगर सपोज करो कॉनिकल शेप कोई इस टाइप से होता, उसका सबसे बड़ा रेडियस जेड इज इक्वल टू 0 पे मिलता, उसका लेवल कर्व कैसे बनता बताओ? जेड इज इक्वल टू 0 पे सबसे बड़ा रेडियस का सर्कल, मान लो 5 है, जेड इज इक्वल टू 1 पे छोटा। समझ में आ रही है बात? ये जेड को भी हमें रीड करना होता है कि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो जेड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ अंदर से बाहर की तरफ जेड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ देखो, बाहर से अंदर की तरफ जेड इंक्रीज हो रहा है, यानी जेड इज इक्वल टू 0 पे सबसे बड़ा रेडियस है, तो ये इन्वर्टेड कोन होगा शेप में। समझ में आ गई बात? और बिल्कुल जेड इज इक्वल टू 10 पे जाकर के एक पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप जेड इज इक्वल टू 10 डाल दोगे, ठीक है। तो 10 पे जाकर के क्या हो रहा है, ये अपना पॉइंट मिल रहा है। इसकी हाइट हो गई पूरी की पूरी कितनी, 10 हो गई। समझ में आ गया? आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा समझ में? तो हर लेवल पे कट करो, वॉट एवर फिगर वी आर गेटिंग को बस बना देना है, और उनका लेवल जो है वो मेंशन कर देना है कि जेड इजिकल टू 0 का कर्व है, ये जेड इजिकल टू 1 का है, ये जेड इजिकल टू 2 का है, ये जेड इजिकल टू 10 का है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें लेवल कर्व चेंज हो जाते हैं। शुरुआत में 2-3 लेवल पे सर्कल आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद से पैराबोला हो जाता है, या उसके बाद से एलिप्स हो जाता है, उसके बाद से स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो फिर अलग अलग बनाएंगे। ये कंसेंट्रिक फिगर्स जब तक होते हैं तब तक एक ही ग्राफ पे काम चल जाता है, लेकिन जैसे ही फिगर अपना शेप बदलता है तो फिर हम बगल में दूसरा लेकर के फिर वहाँ पे अपना बनाना शुरू कर देते हैं, जेड इज इक्वल टू 11, जेड इज इक्वल टू 12, इस तरीके से। तो अभी फिलहाल एक एग्जांपल देखते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। जेड इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे जो जनरल कर्व होते हैं इनके लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आप जेड की वैल्यू क्या क्या डाल दोगे। जब कुछ नहीं होता तो 5 वैल्यूज जेड के रिकमेंडेड है, वो है -2, -1, 0, 1 एंड 2।
अगर ये आप 5 बनाते हो तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ लेवल कर्व एंड व्हाट विल बी द शेप इन 3D स्ट्रक्चर ऑल्सो। जेड इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। अब पहली बात कि क्या हम जेड नेगेटिव ले सकते हैं, इससे पहले तो मैम ने कभी भी जेड नेगेटिव नहीं लिया। इससे पहले बच्चे जो जेड थे ना वो नेगेटिव हो भी नहीं सकते थे। अगर आपको लास्ट क्लास का याद है, जेड वाज समथिंग लाइक दिस। लास्ट क्लास में जाना पड़ेगा। ये देखो, जेड वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो जेड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसलिए मिनिमम जेड हमने 0 से स्टार्ट किया था। दो स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा जजमेंटल आपको होना पड़ेगा क्वेश्चन को देख करके ना। यहाँ है ये लीनियर फंक्शन, अगर हम एक्स और वाई कुछ ऐसा डालते हैं, मान लो 20 और वाई 50, जेड तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो जेड नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो दो वैल्यूज नेगेटिव से, एक जीरो से और दो पॉजिटिव से लेकर के आइडिया लग जाएगा। स्टार्ट करें। जब हमारा जेड है -2, तो -2 आपको पुट कर देना। मैंने आपको बताया था कि इन सब बहुत इजी हो जाता है, 2D में चले आएंगे। जेड इज इक्वल टू -2 के लिए आप ये जेड की जगह पे वैल्यू डाल देंगे तो ये 2D का कर्व हो जाएगा, बहुत इजी। एक्स प्लस वाई, 2 उधर जाएगा 5। जेड इज इक्वल टू -1 पे क्या मिलेगा हमें? -1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा? 0 पुट करेंगे, इसमें पुट कर रहे हैं एक ना। 0 is equal to 3 minus x minus y. So x plus y will be equal to 3. फिर z is equal to 1. x plus y इधर ला रहे हैं, 3 minus 1 2. एक और चलो बना ही लो। z is equal to 2. 2 is equal to 3 minus x minus y. x plus y is equal to 3 minus 2 1. अब देखो जरा इंटरसेप्ट फॉर्म में देखोगे तो x by 5 प्लस y by 5 is equal to 1. इधर x by 4, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म तो सबको पता है ना, चैप्टर 15 में भी मैंने बजट इक्वेशन में बताया था आपको, लेवल कर्व के स्टार्टिंग में। राइट हैंड साइड पे अगर 1 हो, x और y का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट 1 हो, तो वॉट एवर इज इन द डिनोमिनेटर दैट विल बी योर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। यहाँ x इंटरसेप्ट 5 हो गया, y इंटरसेप्ट 5 हो गया, तो इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। इधर हो गया x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस, और आप पेंसिल यूज करेंगे। पेंसिल से क्या होता है कि कभी अगर कुछ आइडिया नहीं लग पाया कि किस क्वाड्रेंट को ज़्यादा हाईलाइट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़्यादा वाइड करके दिखलाना है या सेकंड को, तो तेज भी कर सकते हो। पेन से फिर डर्टी वर्क लगने लगता है। तो ग्राफ हमेशा आप कोशिश करें कि किससे बनाएं? पेंसिल से बनाएं। 5 चाहिए हमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब इसमें नहीं आ रहा है तो पेंसिल अगर यूज़ किए रहते तो इसको इरेज कर देते हो, थोड़ा सा और नीचे चले जाते। समझ में आ गई बात? 1 2 5, 1 2 5। यहाँ देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 आ गया तो एक लाइन होगी हमारी जो 5 1 2 3 4 5 5 5 से क्रॉस कर रही होगी। सो दिस विल बी दिस लाइन। आप यहाँ पर लिख दोगे दिस रिप्रेजेंट फॉर जेड इज इक्वल टू -2, है ना, -2 पे। जैसे जेड इज इक्वल टू -1 पे इंटरसेप्ट होगा कितना? 4 और 4। जेड इज इक्वल टू -1 पे 4 एंड 4 के बाद से है 3 एंड 3। जेड इज इक्वल टू 0 पे, यानी ग्राउंड लेवल पे 3/3 का इंटरसेप्ट। फिर 2/2 जेड इज इक्वल टू 1 पे, फिर 1/1 जेड इज इक्वल टू 2। अब आप समझ रहे हो कि जेड इज इक्वल टू 3 पे ओरिजिन से पास करती हुई लाइन मिलेगी, फिर लाइक दिस। ये हमारा हो गया लेवल कर्व। और इस लेवल कर्व को अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको दिखेगा दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऊपर जा रहे हैं जेड एक्सिस। नीचे से ही शुरू हो गया है एक्स वाई और ऊपर की तरफ एक ट्रायंगुलर प्लेन जाता हुआ आपको दिखेगा, है ना, वर्टिकली लाइक दिस ट्रायंगुलर प्लेन। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होंगे जो कि जेड की तरफ इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नहीं बोलना चाहिए, सारे पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगे।
ट्रायंगुलर ना बोल करके ऐसे पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, तो एक प्लेन होगा जो कि जेड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, एक्स और वाई एक्सिस के कहाँ से शुरू होगा, अभी जो हमने लेवल कर्व बनाया उसमें 5 से शुरू होगा, लेकिन अगर और पीछे ले दे तो और समझ में आ गई बात। ये हो गया लेवल कर्व। लेवल कर्व इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस विच विल रिप्रेजेंट अ प्लेन इन 3D। ठीक है, प्लेन कैसा होगा वो देखें जरा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, फिर x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो हो गया, प्लेन मिल गया हमें, 3 इंटरसेप्ट है। प्लेन कैसे बनेगा, x वाई जेड, बहुत बढ़िया। इधर भी ले लेंगे 3 1 2 3, इधर भी ले लेंगे 1 2 3, ये दोनों, इधर भी ले लेंगे 1 2 3। ये ट्रायंगुलर प्लेन, समझ में आ गई बात, ये मिलेगा हमें। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर प्लेन के बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, जेड की वैल्यू अगर 3 डालेंगे तो 3 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाता, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इज दिस लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनता, वो ओरिजिन से पास करता है। हाँ हाँ हाँ, वो फैलता चला जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें है, जैसे एग्जाम में ना आपको जेड की वैल्यू दी रहती है, 2 या 3 का ही आता है ड्रॉ करने को। अभी तो मैंने 5 ले लिया ना, वहाँ पे 0 1 ऐसे कुछ 2 का ही आता है। अभी 1-2 क्वेश्चन कराएंगे आपका 10 ईयर से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि जेड की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव होगी, रूट में है और रूट के बाहर में कुछ नहीं है। इफ नथिंग इज गिवन तो उसको हम कंसीडर क्या करते हैं, पॉजिटिव ना। जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली बात तो रूट में है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो मिनिमम जेड हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो जब 0 लेंगे तो 0 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो 0 पे ये 3 रेडियस का सर्कल मिलेगा, है ना। फिर जेड इज इक्वल टू जब 1 करोगे, 1 इज इक्वल टू अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2, नॉट पॉसिबल। है पॉसिबल, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया रेडियस रूट 2 का, 2 रेडियस का आ गया। जेड इज इक्वल टू 2 डालोगे तब क्या हो जाएगा, इधर डालेंगे 2, इधर है 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ध्यान से देखें, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1, नॉट पॉसिबल। यानी जेड कभी 2 तक जाएगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जेड कहाँ पे जाकर के स्टॉप करेगा। 1 पे तो ठीक है, 2 पे क्या आ रहा है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो ना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हमें डिसाइड करना है, तो डिसाइड थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू कि कितनी वैल्यू मैक्सिमम जेड की होगी, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार जरा करके देखो। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिसाइडिंग क्राइटेरिया तो इसी पे लगने वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस जेड स्क्वायर। तो आप यही कह रहे हो ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऐसी वैल्यू हमें जेड की ढूंढनी। सिंस लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3 माइनस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। या फिर आप इसको अगर MME 1 पढ़ रखे हो, रूट 3 माइनस जेड और रूट 3 प्लस जेड करके कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन बना लोगे।
एक -√3 एक +√3, 3 हमें रीजन मिल रहे हैं। अब √3 से बड़ी वैल्यू कोई भी इमेजिन कर लो, लाइक 2। अगर जेड की जगह पे आप 2 डालते हो, अगर 2 डालते हैं तो √3 - 2 इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। अगर इसके बीच में से कोई वैल्यू डालते हो लाइक 0, तो √3 - 0 इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव पॉजिटिव। -√3 से अगर छोटी वैल्यू डालते हो लाइक -5, तो दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव। हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव वाला चाहिए। जेड जो है वो आ जाएगा -√3 से लेकर के +√3 के बीच में। देखो कितना बढ़िया बात पता चला ना। तो आप एक ही बार में बना लो ना, एट जेड इज इक्वल टू +√3, वहीं तक जाना ही है। तो लास्ट में क्या होगा देख लो, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 -x² - y², फंक्शन में पुट कर रहे हैं। x² + y² इज इक्वल टू 3 - 3 0, एक पॉइंट मिलेगा बस। अब जरा मेरी बात पे गौर करें। जेड तो आप नेगेटिव नहीं ले सकते, जेड आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना है। लेकिन जब ग्राफ बना रहे हैं तो किसका ग्राफ बन रहा है? चलो अभी चलो पहले इसी का बना लेते हैं, हम आपको डायरेक्टली भी बनाना बताएंगे। जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले लेवल कर्व बना लो, ये बना लें, लेवल कर्व पहले बना लेते हैं। लेवल कर्व में तो बस ये x होता है और ये y होता है। जेड हमारा √3 तक जा रहा है, और √3, और इधर क्या है 1, 1 पे हम लोगों ने रेडियस रूट वाला निकाल लिया, 2 पे वाला निकाल लिया। जेड इज इक्वल टू 0 पे √3, दिस इज √3, √3 इज 1.732, तो आप यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे डाल दो रूट रेडियस का सर्कल। यहाँ पर आप लिख दो कि जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 1 पे कितने रेडियस का सर्कल मिला था याद है? √2 का। √2 इज लेसर देन √3 ना, थोड़ा सा और अंदर आ जाएंगे, लाइक दिस इज जेड इज इक्वल टू 1। और फिर जेड इज इक्वल टू √3 पे जाकर के मिल जाएगा, ये मिल गया जेड इज इक्वल टू √3। तो आपको आइडिया लग गया, जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज एक्स एक्सिस, जेड इज इक्वल टू 0 पे मिल रहा है सबसे बड़ा सर्कल, इट्स लाइक दिस वे। √3 का जैसे 1 पे गए तो उससे छोटा सर्कल का √2 का, और फिर जेड इज इक्वल टू √3 पे चले गए तो एक पॉइंट, दिस शेप विल बी लाइक दिस वे। देख रहे हो? देखो दोबारा नहीं बना पाएंगे, दिस शेप विल बी लाइक दिस, वेर एवर, हर जगह पे क्या मिल रहा है हमें? एक सर्कल मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पे भी एक सर्कल मिला। मैंने सिर्फ ऊपर बनाया, नीचे नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इधर जेड एक्सिस है, इधर एक्स है और इधर वाई है। समझ में आई बात? यानी ये ना एक हेमीस्फेयर टाइप का बनेगा, ये सेंटर है, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ऊपर में जेड एक्सिस, और जाकर के खत्म हो रहा है कहाँ पे? √3। दिस इज जेड इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? समझ में आई बात सभी को? अब थोड़ा और डायरेक्टली, बिना लेवल कर्व का, ये सिर्फ चेक करने के लिए होगा। आपका एग्जाम में लेवल कर्व बनाना है तो आपको एग्जाम में खाली ये वाला बनाना है, बस ये वाला आपको बस ड्रॉ करना है और कुछ नहीं, इसलिए आपके लिए इजी है। ये तो बस समझाने के लिए बना रहे हैं कि आप समझ जाओ कि लेवल कर्व को पढ़ते कैसे हैं, उसका फिगर कैसे इमेजिन किया जाता है कि क्या बनेगा। डायरेक्टली अगर आप बनाओगे तो जेड इज इक्वल टू √3 - x² - y² आ जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 - x² - y², x² + y² + z² इज इक्वल टू 3। इट्स लाइक x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। तो खाली अगर 2D होता, दिस एंड दिस, जेड नहीं होता, तब तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है ना।
लेकिन अब इसमें जेड भी आ गया है। अगर सर्कल, ध्यान से सुनो, 2D में हम एक पॉइंट पे रहते हैं और वहां से डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन एनी डायरेक्शन, तो 2D में वो एक सर्कल बन जाता है। लेकिन 3D में अगर ये एक पॉइंट है एंड यू ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, तो जब सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या बनेगा, एक बता सकते हो? हाँ ठीक है, स्फीयर बनेगा। तो इट्स सेंटर, और स्फीयर का रेडियस है √3। √3 हम इधर भी ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे जगह √3 ले लेंगे। √3 एंड इट विल बी लाइक दिस वे, स्फीयर होगा। अब कहोगे मैम स्फीयर कैसे शो करेंगे? तो ऐसे 3D में अप्रोच में दिखला देते हैं, लाइक 3D में दिखला दिए तो ये स्फीयर हो गया। लेकिन हमें स्फीयर का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही मेंशन करना है, बिकॉज जेड वाज ऑलरेडी गिवन इन स्क्वायर रूट फॉर्म। हमें ये नहीं गिवन था z² x² प्लस y², अगर ये गिवन होता तब तो हम पूरा का पूरा स्फीयर बनाते। लेकिन जब z इज इक्वल टू रूट अंडर करके दिया हुआ है, खाली हम हेमिस्फीयर बना करके और शो कर देंगे। क्लियर बच्चे? बस ये बन गया। तो ये आपको पॉइंट, इस पॉइंट को अगर लोकेट करना होगा तो आप इसको लिखोगे 0√30 एंड इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ए बी, एंड दिस पॉइंट ए का हो जाएगा x इज √3, x एक्सिस पे है तो बाकी सब 0, सी जो है वो z पे है, z एक्सिस पे है तो 0 0 √3। समझ में आ रहा है? हाँ जी बच्चे, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बनाना क्या है, आपको एग्जाम में ऐसी चीज़ें बनानी है। तो एक दो क्वेश्चन करा दें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जी लेवल कर्व में है क्या। तो लेवल कर्व के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर 15 के, ये आपको असाइनमेंट से मिल जाएगा। जैसे देखो, एक ही क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि फिर वो आपको पीपी में मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 के असाइनमेंट का है। स्केच द लेवल कर्व फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एट हाइट्स स्पेसिफाइड बाय के। एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एट के इज इक्वल टू 0। और दूसरा भी है पी एक्स वाई, देख रहे हो एक ही के दिया हुआ है, वाई माइनस एल एन एक्स इक्वल टू 0.2। यानी जब हम 0 हाइट पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2D का शेप। जब 0.2 पे कट करेंगे इस वाले कर्व को तो क्या मिलेगा शेप, दोनों बताना है, एक सिंगल सिंगल शेप ही बताना है। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। k इज इक्वल टू 0, पुट k इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना, k या z जो भी। वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x टू द पावर 2/3। अब इसका ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3। आप चाहें तो मैक्सिमम मिनिमा से भी इसका ग्राफ बना सकते हो, नहीं तो फर्स्ट सेम में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स, उससे भी ग्राफ बना सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा चैप्टर 2 का मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स, मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री में डले हुए हैं चैप्टर 2 के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि कैसे कर्व को ड्रॉ करना है। बहुत हेल्पफुल होता है, माइक्रो मैक्रो में हर जगह हेल्प करता है, इसलिए चैप्टर 2 मैंने फ्री कर रखा है कि सभी बच्चे पढ़ लें, जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं सबको आइडिया होना चाहिए, बेस बन जाना चाहिए। यहाँ देखो, y इज इक्वल टू, पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे x टू द पावर 1/3 का। ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब से, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज दिस ग्राफ। ऐसे ऊपर जाएगा, याद है आपको, ऐसे, एंड इट विल बी लाइक दिस वे एंड दिस। अब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 इज मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन, मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन। ध्यान से देखें, ये था पहले वाला ग्राफ ना, नया वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, इसी का मिरर इमेज। तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो इधर, इधर में इधर, इधर।
इट्स एस लाइक ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 बन गया हमारा। फर्स्ट सेम इसका बना रखे हैं हम लोग ग्राफ लाइक दिस वे एंड, लेकिन अब बनाना है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 का स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा शेप में कॉम्पेरेटिवली चेंजेस आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो जो पॉजिटिव में था वो पॉजिटिव में ही रहेगा, जो नेगेटिव में था वो भी पॉजिटिव में बन जाएगा। ये कस्प हम लोगों ने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, चैप्टर 5 या चैप्टर 6 में पढ़ा था, 6 लिमिट वाले चैप्टर में। याद आ गया कर्व इसका, उड़ती हुई चिड़िया का मैंने नाम दिया था कस्प में। ये बन गया हमारा ग्राफ। तो ये हो गया लेवल कर्व किसके लिए, z इज इक्वल टू 0 के लिए या फिर k इज इक्वल टू 0। समझ में आया सभी को? हाँ जी बच्चे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। जी एक्स वाई फर्स्ट पार्ट हो गया, एक ही के लिए बोला था तो एक ही के लिए बना दिया हमने। अब सेकंड में k इक्वल टू 0.2 के लिए करना है, यहाँ पर 0.2 डाल देंगे। जी एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स, यहाँ डाल देंगे 0.2 इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एल एन एक्स प्लस 0.2। अब आपको y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ याद है, समथिंग लाइक दिस वे। दिस पॉइंट इज 1 एंड 0, याद है सभी को y इज इक्वल टू एल एन एक्स का। अब इसमें अगर आपने बाहर से कुछ ऐड किया है तो क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए बताओ, अगर याद है तो। प्लस में जो हमने 0 पॉइंट वर्टिकल शिफ्ट होगा, वर्टिकल, ठीक है, एक बार पढ़ लेना चैप्टर 2, इसको बोलते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग बाय 0.2 यूनिट। y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स प्लस के है तो वही सेम शेप जो है वो वर्टिकल में शिफ्ट हो जाएगा 0.2 यूनिट पे। दैट मीन्स कि जो हमारा 1 पे 0 हो रहा था अब कहाँ पर 0 होगा, 1 पे 0 हो रहा था ना, तो अब 1 पे 0 ना हो करके 1 पे हो जाएगा 1 और 0.2 लाइक दिस। अब 0 कहीं और होगा, ठीक है, थोड़ा सा पहले होगा, वो मुझे नहीं पता कहाँ होगा, वो सॉल्व करके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 1 पे पहले जो 1 पे 0 हो रहा था ये वर्टिकल शिफ्ट, एवरी पार्ट विल वर्टिकल शिफ्ट, सब वर्टिकल शिफ्ट कर जाएगा, सब सब की वर्टिकल शिफ्टिंग होगी। समझ में आ रही है, बाई 0.2 यूनिट। क्लियर? दिस इज y इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 0.2। टीचर ना आपका बस ये वाला पॉइंट चेक करेगा कि इसने 1 पे 0.2 लिखा है या नहीं। अगर ये आपने लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। शेप तो वही रहेगा ना, तो क्या फर्क पड़ जाता है। क्लियर बच्चे? तो यानी लेवल कर्व का क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका ग्राफ क्लियर होगा, और ग्राफ क्लियर होगा आपका फर्स्ट सेम से चैप्टर 2, 6 और 9। 9 में मैक्सिमा मिनिमा से ग्राफ करना था हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके। उतना टफ नहीं पूछते लेवल कर्व में, लेवल कर्व में थोड़ा इजी ही पूछते क्योंकि 2-3 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब वो चल पड़े अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इतना कुछ करने तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, उसका नहीं पूछते। पूछते हैं चैप्टर 2 के मॉडिफिकेशन का यूज हो, या थोड़ा बहुत लिमिट वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना एसिम्प्टोट्स वगैरह के साथ, उसका भी हो सकता। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं लेवल कर्व में। एक और क्वेश्चन हम आपको कराना चाहेंगे लेवल कर्व में, इसमें है शो डैट, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है। दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो सीधा साधा, एक थोड़ा सा ट्रिकी है। शो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 is a level curve, is a level curve of एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें फंक्शन बदल सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, एंड दैट ऑल द लेवल ऑफ कर्व्स ऑफ एफ मस्ट बी सर्कल्स एट द ओरिजिन। खैर बाद में मैंने प्रूव कराया हुआ है। पहले ये देखने की लेवल कर्व होगा ये कैसे पता लगता है, लेवल कर्व होगा ये कैसे पता लगता है। तो आप इसमें एक काम करोगे, पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इन एफ एक्स वाई। देखना जरा एफ एक्स वाई की वैल्यू कुछ मिल रही है, इधर डाल देंगे √6 माइनस, पहले इसको ना थोड़ा अरेंज करके लिख, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2।
तो एफ एक्स वाई आ जाएगा √6 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा x² + y² आना, यहाँ पर यहाँ पर 6 आ जाएगा +2। एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा √6 - 4। एंड इज इट अ रियल नंबर? यस, कोई ना कोई तो रियल नंबर होगा। रियल नंबर बोलने का मतलब ये है कि सो x² + y² = 6 इज अ लेवल कर्व किस हाइट पे? एट अ हाइट ऑफ √6 - 4, जो कि एक रियल नंबर है और ये अचीव कर सकते हैं। रियल नंबर मतलब ये भी कोई ना कोई हाइट होगा, इसको पॉसिबल है अचीव करना। √6 - 4 पे इसका SR लेवल कर्व मिलेगा। क्लियर बच्चे? हाँ जी। अब देखो, अगर कुछ ऐसा आता है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ ऐसा वियर्ड सा चीज आ जाता जो कि पॉसिबल नहीं था, रियल नंबर नहीं होता। कैसे कहें? x y इज इक्वल टू, अगर समथिंग लाइक दिस वे, 5/0 लिखते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिसकी वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। तो अगर x² सपोज करो, अगर x² + y² = 5 पे सपोज करो इस टाइप का आ जाता है, तो ऐसा फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो हम उसमें कहेंगे कि ये लेवल कर्व पॉसिबल ही नहीं होगा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लेवल कर्व। ठीक है बच्चे, तो ये वाला पार्ट तो करा दिया मैंने। अब लेवल कर्व हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने किस टॉपिक पे? तो पार्शियल डेरिवेटिव पे। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्शियल डेरिवेटिव। लेवल कर्व में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप करोगे असाइनमेंट। जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो आप क्लास में आकर के पूछ सकते हो, जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो। स्टार्ट करें न्यू टॉपिक, पार्शियल डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जिन बच्चों ने फर्स्ट सेम में अगर जी में कैलकुलस पेपर लिया होगा तो उन्हें आता होगा, उन लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस कर लिया फर्स्ट सेम में। जिन लोगों ने नहीं लिया उनके लिए बिल्कुल नया है, थोड़ा सा माइंड को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, कि बिल्कुल नई चीज़ है, आपने 12th तक में नहीं पढ़ा है और आपने पहले भी नहीं पढ़ा है, तो नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि अरे ऐसी भी चीज़ें होती है। ध्यान से देखें, पार्शियल, पार्शियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पार्शियल का मीनिंग ही इस बात का मतलब क्लियरेंस दे देगा। जैसे क्लास में अगर कोई टीचर अपने किसी फेवरेट स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर दे देता था, होता था, हर हर जन्म में ऐसा होता चला है, द्रोणाचार्य के टाइम से ही चला आया है, तो वो है कि फेवरेट कौन थे? अर्जुन थे। अर्जुन को हमेशा ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो ऐसे टीचर के साथ हो जाता है, लगाव बढ़ जाता है। तो हमारी क्लास में भी जैसे दूसरे बच्चों को नंबर आ जाता था तो हम लोग टीचर पे ब्लेम कर देते थे कि टीचर ना पार्शियलिटी करता है, क्योंकि उसको पता है, क्लास टीचर को पता होता है, स्कूल के टीचर को, कि ये पेपर किस बच्चे का है, तो नाम पढ़ के थोड़ा सा इंप्रेशन बन जाता है कि बच्चा तो इंटेलिजेंट है, क्लास में जवाब देता है, ये सारे टेस्ट अच्छे जाते हैं, तो एग्जाम में भी अच्छा ही लिखा हो, थोड़ा सा उसका मार्क्स चलाता है। तो हम लोग बोलते थे कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो। पार्शियलिटी इन द सेंस, आप सिर्फ उस बच्चे को उस टाइम में कंसिडर कर रहे हो, दूसरे बच्चे को नहीं देख रहे, कॉम्पिटिटिव माहौल आप नहीं बना रहे, आप उसको थोड़ा सा अलग स्पेस दे रहे हो। यहाँ भी कुछ ऐसा ही चीज है पार्शियल डेरिवेटिव में। होंगे बहुत सारे वेरिएबल, लेकिन हम जब एक वेरिएबल को सोच रहे हैं तो बाकी सबको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे, सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं, और बाकी सब हो गए मेरे लिए कांस्टेंट जैसे, एक सिंपल सा नंबर जैसा होगा। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? तो देखें जरा, जैसे z = x³ + 2y², ये सिर्फ समझाने के लिए इजी सा एग्जांपल लिया है, वैसे पार्शियल डेरिवेटिव में काफी लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखो, अब हम लोग यूज करेंगे डेल। डेल लिखना तो सुंदर ऐसे होता है, डेल z/डेल x, लेकिन मुझे ऐसे लिखने में ना बहुत टाइम लग जाता है। लोग ना, टीचर लोग जनरली ऐसे लिख देते हैं जल्दीबाजी में, डेल z/डेल x। बुक में आपको ऐसा प्रिंटिंग दिखेगा, आप नोटबुक में ऐसे भी लिख सकते हो, डेल डेल z/डेल x। तो इसको अगर आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, z और सबस्क्रिप्ट में x और डैश, या कुछ बुक्स में खाली zx भी होता है तो भी रिप्रेजेंट हो जाता है कि पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये चारों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चारों नोटेशन किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x
और जब आप x को सोच रहे हो तो आपको सिर्फ x का करना है और आपके लिए y जो है वो कांस्टेंट हो गया। x का क्या हो जाएगा 3x² और y का हो जाएगा 0। समझ में आई बात या नहीं? y का नहीं करना, y को कांस्टेंट मान लेना और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। अब आप कहोगे मैम ये क्या हो गया? इधर देखो डेल जेड बाई डेल वाई। अब आपको जवाब देना है, या आप जेड वाई भी लिख सकते हो। अगर कभी डैश छूट जाए तो घबराना मत, इतना इतना चलता है। जेड वाई में क्या होना चाहिए? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बताओ। यस, कि y के रिस्पेक्ट में x क्या कंसीडर किया जाएगा? कांस्टेंट। और 2y² का कितना हो जाएगा? 4y। याद रहे इन दोनों को बोलते हैं zx एंड zy आर कॉल्ड, एक ही बार अभी डिफरेंशिएशन हुआ ना, तो आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर भी होता है क्या? अरे 10 10 15 15 इनफाइनाइट ऑर्डर के भी हो सकते। ध्यान से सुने, सेकेंड ऑर्डर को कैसे लिखेंगे? डेल 2z बाई डेल x2। पढ़ते भी ऐसे ही है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल x² मत पढ़ना, ऐसे पढ़ना गलत माना जाता है। डेल 2z बाई डेल x2 पढ़ते हैं हम लोग इसको। और अगर लिखना चाहे तो जेड एक्स एक्स डबल डैश लगा सकते हैं या सिंपली जेड एक्स एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो पहले से एक बार x के रिस्पेक्ट में हो चुका है उसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है? ढूंढो तो जरा। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव ना, तो यहाँ लिख देंगे 3x²। अब 3x² का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा? दोबारा 6x। समझ में आई बात? अब डेल 2z बाई डेल y2, तो इसका नोटेशन हो जाएगा जेड वाई वाई डबल डैश, या फिर सिंपली जेड वाई वाई भी आप कर सकते हो। आपके बुक में वैसे डैश यूज करते हैं, बुक्स में इंडियन राइटर की बुक में डैश छोड़ भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, एग्जाम में उसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा। डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई जो पहले से था, ध्यान से सुनो, गलत तरीके से लिख दिया, समझाने के लिए पहले ऐसे लिखते हैं। डेल जेड बाई डेल वाई जो फर्स्ट ऑर्डर था, तो एक बार और करना है डेल बाई डेल वाई। और ये जो ऑपरेटर होता है, चाहे डेरिवेटिव ऑपरेटर और डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, वो हमेशा लेफ्ट में अप्लाई होता है। तो लेफ्ट में अप्लाई किया मैंने, पहले एक बार लेफ्ट में और फिर दूसरी बार लेफ्ट में। तो डेल बाई डेल वाई के अंदर में फर्स्ट डेरिवेटिव डालेंगे। एंड व्हाट इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव विथ वाई? दिस 4y। 4y पुट कर दिया मैंने। अब 4y का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? सिंपली, तो ये दोनों हो गए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन 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 कई लोगों ने कहा कि ऐसा जरूरी है क्या कि जो x में हो गया उसको बार बार x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे? नहीं बच्चे, अगर पहले x हो गया तो हम बाद में y भी लगा सकते हैं। समझ में आई बात? यानी जो पहले x था, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट में हमेशा ऑपरेटर, बाद वाला ऑपरेटर इसमें लेफ्ट में आता है, तो डेल बाई डेल वाई बाद में लगाया। लेकिन जब ऐसे लिखते हैं तो जेड एक्स और वाई, जो ऑपरेटर जेड के नजदीक होगा वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। ऑपरेशन का थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दें। जब हम लोग डेल के फॉर्म में लिखते हैं तो जेड के क्लोज पहले एक्स फिर वाई, लेकिन इधर में पहले एक्स और फिर वाई। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस की चीजें आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो पहले y था, जो पहले x था, उसको y के रिस्पेक्ट में, है ना, लाओ ना। पहले क्या था x के रिस्पेक्ट में? फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में था 3x²। अरे भाई 3x² में तो कहीं कुछ y है ही नहीं, तो y के लिए तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब करेंगे डेल 2z बाई, ऐसा ही तो y के साथ भी हो सकता ना, कि पहले y और फिर बाद में x को कहते हैं क्रॉस वाला सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। क्रॉस वाला इसलिए क्योंकि अगर पहले x हुआ होगा तो उसको हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले अगर y हुआ है तो अब x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। देखो इसका नोटेशन ऐसे होगा, जेड वाई एक्स डबल डैश, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाद में x और पहले क्या? y। पहले क्या? y।
देखो ना, इस वाले एग्जांपल में y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, दैट वाज 4y ओनली। और 4y में तो कोई भी टर्म नहीं है x का, कैसे होगा डिफरेंशिएशन, बताओ क्या लिखेंगे? 0। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, दोनों सेम होते हैं। ये यंग्स एंड स्वर्स थ्योरम में प्रूव किया गया है। आप लोगों को प्रूफ नहीं पढ़ना है, यंग्स एंड स्वर्स थ्योरम। इन्होंने कहा कि जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा उसका एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर बहुत सारे हो जाते हैं लाइक एक्स वाई जेड जेड वाई जेड जेड, जेड के रिस्पेक्ट में कितनी बार हुआ है? 4 टाइम्स, वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स और एक्स के रिस्पेक्ट में 1 टाइम। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को कभी आगे पीछे कर सकते हो। यही बताया था यंग्स और स्वास्थ्य में, मतलब काउंटिंग सेम होनी चाहिए। अगर जेड के रिस्पेक्ट में 4 बार किया है, 4 बार कहीं भी जेड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए आगे पीछे, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फंक्शन कैसे होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए इसके लिए। और घबराए नहीं, आपको इकोनॉमिक्स में सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही दिए जाते हैं, इसलिए आपके लिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करेगा ही नहीं किसी। मैथ्स ऑनर्स में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करता है, तब हम जा करके फिर बैक में चेक करते हैं तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस चलता है। आपको जब भी दिया रहेगा तो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस। क्लियर बच्चे? और भी हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है सोचो जरा। वाई एक्स वाई फिर जेड 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 जेड, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कॉम्बिनेशन। यही था यंग्स एंड स्वर्स थ्योरम। अब आराम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोटेशन याद रखें आप सेकेंड डेरिवेटिव में, जेड एक्स एक्स जेड एक्स वाई, पहले इन जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई जेड एक्स वाई डबल डैश जेड वाई एक्स डबल डैश आर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर भी हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर सेकेंड ऑर्डर, क्या कर दिया मैंने, ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें इन दोनों को कहा जाता है डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि पहले एक्स तो दूसरा भी एक्स। डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, इन दोनों में क्या कहा जाएगा? क्रॉस। क्रॉस इसलिए क्योंकि एक्स और वाई ऐसे हो जाता ना, एक्स और वाई इस क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस सेकेंड ऑर्डर टर्म्स आपको पता होने चाहिए, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये इसी टर्म से मिलता जुलता फिर हम लोग चैप्टर 16 में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, तो वहां पे पढ़ेंगे डायरेक्ट इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वर्ड कब यूज करते हैं, क्रॉस वर्ड कब यूज करते हैं, तो वहाँ इन्हीं डेरिवेटिव्स का यूज होगा चैप्टर 16। 15 में पढ़ तो रहे हाउ टू कैलकुलेट, लेकिन इसका यूज कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 16 में। अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसको करना है। इफ z इज इक्वल टू 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शो डैट, जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा समझ लो कि उसको पार्शियल डेरिवेटिव del 2 z बाई del y2 इज इक्वल टू 0। आप लोग ट्राई करना चाहोगे इसको 2 मिनट? सभी कोई पहले 2 मिनट ट्राई कर लो। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लिए हुए हो वो पॉज करके खुद से करो, और फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे ही, तब आप मेरा सॉल्यूशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्यूशन मत देखो, खुद से ट्राई करो। ठीक है? देखो बच्चे, जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो भी देख लें। यहाँ पर z इज इक्वल टू आप लिखो 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे पहले जेड एक्स डैश करोगे तो 1/2, पहले ln का रूल लगेगा ना। लॉग क्या कहता है कि जो चीज हो उसको कहाँ लेते आओ? डिनोमिनेटर में लेते आओ।
और फिर चेन रूल लगाओ उस पर, यानी इसका अब होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, दैट विल बी 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो गया 0। क्लियर? में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? 2 और 2 हो गया कैंसिल, आ गया हमारे पास x बाई एक्स स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखें, x तो निकाल लिया और क्वेश्चन में हमसे पूछा है डायरेक्ट वाले दोनों का सम 0, सिर्फ डायरेक्ट वाला निकालना है, क्रॉस वाला निकालने की जरूरत नहीं है, डिमांड ही नहीं है। जेड एक्स एक्स डबल डैश निकालते हैं। ध्यान दें, x ऊपर भी है और x नीचे भी है, x ऊपर भी है और x नीचे भी है। यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन रूल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स रख देंगे और फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी आप लोग नए नए होंगे ना, तो आप लोग को ऐसे लिखना चाहिए, कंफ्यूजन अगर हो जाए तो यहाँ भी वैसे ही लिखना चाहिए था अभी स्टार्टिंग में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, ये तो विदाउट डेरिवेटिव है, इसको तो कॉपी कर दे। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का क्या हो गया 1 माइनस एक्स, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, वाई स्क्वायर का 0। में तो अपना चल ही रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल। देखो ना, पूरा सॉल्व होकर के क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कौन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का whole। अब एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, इसी तरीके से आप जेड वाई वाई डैश भी निकाल ही लोगे, लेकिन शॉर्टकट तरीका भी है कैसे आप ट्रिक अप्लाई करोगे। देखो, अगर x की जगह हम y और y की जगह x कर दें तो क्या कोई चेंज हो रहा है फंक्शन? बताओ तो। का मतलब फंक्शन इज सिमेट्रिक इन x एंड y। ऑन रिप्लेसिंग x, on replacing x with y and y with x, there is no change in the, there is no change in fxy, ये हर जगह लगेगा, तो it is a symmetrical function, it is a symmetrical function। hence जैसा रूल बना है, रूल इन द सेंस यहाँ पे y आया है, यहाँ पे x आया है, यहाँ पे x और y, तो हम वैसे ही सेम वहाँ पे y और x को चेंज कर देंगे, रिजल्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो आपने जेड एक्स एक्स डबल डैश निकाला ना, तो सिमिलरली क्योंकि ऐसा सिर्फ सिमेट्रिक फंक्शन में ही कर सकते हैं, सो सिमिलरली जेड वाई वाई डबल डैश में जहाँ y है वहाँ पे x डाल देंगे डायरेक्टली, जहाँ पर x है वहाँ क्या डाल देंगे, y डाल देंगे। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, आप फर्स्ट डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में कहीं भी लगा सकते हो, कितने ऑर्डर के डेरिवेटिव में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये चेक कर लेना एक बार, अगर दिमाग काम कर गया तो, नहीं तो फिर आप पूरा ऐसे ही करके जेड वाई डैश क्या करोगे, वाई डैश निकालोगे, जेड वाई डैश आ जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2 टू कैंसिल, फिर वही जेड वाई वाई डैश डबल करोगे, फिर क्वेश्चन टू लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखोगे, वाई का हो जाएगा 1 माइनस वाई, और फिर इसका करोगे तो हो जाएगा 2y, फिर वही सॉल्व करके एक प्लस वाई स्क्वायर और एक माइनस 2y स्क्वायर, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखा, वही चीज़ आ गया ना, तो आप जैसे भी मर्जी वैसे कर सकते हो। अब दोनों को जरा सम करके देखो, तो नाउ जेड एक्स एक्स डबल डैश प्लस जेड वाई वाई डबल डैश को सम करके देखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल।
ये क्या हो जाएगा, वाई डिनोमिनेटर सेम है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया 0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल, हेंस हेंस समझ में आई बात। तो इस तरीके से पार्शियल ऑर्डर आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में करवाए हुए हैं और करवाए हुए हैं, तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन करोगे। यंग्स एंड स्वार्ट्ज थ्योरम मैंने आपको बता ही दिया। अब है टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हिल्सन मैट्रिक्स होगा और इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन। तो अभी लगेंगे क्लास, इसमें 2 से 3 क्लास लगेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक लिख लेते हैं टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट विल बी आवर क्लास नंबर 4th ना, क्लास नंबर 4th, चैप्टर 15, और उसमें हम लोग टॉपिक लेंगे टेंजेंट प्लेन। तब तक आपको क्या करना है कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस लोगे वेबसाइट पे जो हमारे अपलोडेड है, और वहाँ से आप सारा क्वेश्चन पार्शियल डेरिवेटिव तक कर लोगे टेंजेंट प्लेन से पहले तक। आपको पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चन सारे पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। टेंजेंट प्लेन से भी टच नहीं करना, वो नेक्स्ट क्लास में आप कर पाओगे, ठीक है। तो टेंजेंट प्लेन बच्चे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी थोड़ा कम कम पढ़ा रहे हैं। फिर जैसे आप एडजस्ट कर जाओगे फिर क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी आप बहुत स्टार्टिंग है तो थोड़ा कम कम पढ़ा रहे हैं ताकि आप इसको ज़्यादा रिवाइज करके आओ। टॉपिक थोड़ा अजीब सा है, समझ करके क्वेश्चन करके आओगे तभी समझ में आएगा। और हर क्लास में आपको रिवाइज करके बैठना है, नहीं रिवाइज करोगे फिर सब कुछ अजीब सा लगेगा, फिर आप बार बार चौंकोगे, अरे हाँ मैम ने ऐसा कुछ टर्म लास्ट क्लास में यूज़, वो सब नहीं होना। बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ रखी है, अब मैम आगे करा रही हैं, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है और ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहता है, ठीक है। आप सब नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ? निखिल आप नोट्स मेरे साथ साथ नोट्स बना लोगे तो नोट्स के टेंशन से भी मतलब फ्री हो जाएगी, वरना फिर बाद में वीडियो देख देख करके नोट्स, नोट्स बहुत हेल्प करता है कि वही पढ़ा रहे हैं ना और वही सारा कुछ वीडियो में आप सीधा पेज पलटोगे और आपको याद आता जाएगा क्योंकि आपने लाइव क्लास ले रखी है। रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए भी कहते हैं कि आप भी नोट्स बनाओ। क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर का हो जाता है, 1 आवर में आपको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा कि मैम ने कहाँ पढ़ाया था, ये वाला क्वेश्चन कहाँ कराया था, सामने में होता है ना, तो हेल्प मिल जाए, टाइम काफ़ी सेव होता है। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे टेंजेंट प्लेन के साथ। टेंजेंट प्लेन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। के बाद से फिर हेसन मैट्रिक्स और सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन को जो माइक्रो में आते हैं आपके, तो आप पढ़ोगे तो बिल्कुल लगेगा जैसे माइक्रो में चले आए हैं, मैथ से निकल ही गए। मैथ्स पढ़ाया ही जा रहा है आपको, माइक्रो टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय 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 बाय।